चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर चौथा चल रहा था जलवायु। ठीक, ऋतुओं के बारे में हमने बताया था। ठीक, ऋतुएं बताया था कौन कौन सी ऋतु। अब आगे उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु जो है वो कब आरंभ होती है उसका, ठीक, कब ख़त्म होती है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं। देखिए भारत के उत्तर में शीत ऋतु का समय काल मध्य नवंबर से, यानी नवंबर के बीच में 15 नवंबर से, ठीक है, मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। यानी फरवरी तक वह ठंडी रहती है, कुछ हल्की फुल्की रहती है ना फरवरी तक। समझ आ रहा है कि नहीं। शीत ऋतु हो गई वो हमारे मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। भारत के ऊपरी भाग में सबसे ठंडे दिसंबर व जनवरी होते हैं। भाई सबसे ज़्यादा जो ठंडी पड़ती है वो, ठीक, वो जो हमारी पड़ती है वो दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है कि नहीं होती भाई, समझे। सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है उस समय। और दक्षिण की से उत्तर की तरफ बढ़ने पर तापमान घटता रहता है। यानी दक्षिण से जब उत्तर की तरफ आओगे, यानी नीचे से साउथ की तरफ से नॉर्थ की जब ऊपर जब चलोगे तापमान घटता जाता है। समझ आ गया कि नहीं। यानी पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और तथा उत्तरी मैदान में जो होता है यही 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब जैसे दक्षिण में जब ऊपर से जब नीचे जाओगे, यानी उत्तर से दक्षिण जाओगे तापमान बढ़ेगा, यानी थोड़ी गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें जो होगा नीचे जब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ोगे शीत ऋतु में तो ऊपर तापमान घटता जाता है, मैं ठंडी बढ़ती जाएगी जैसा ही आगे, यानी दक्षिण से साउथ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। समझा गया। रातें ठंडी व दिन गर्म होते हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। ये स्थल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है। इसी कारण देश के अधिकांश भाग में मौसम शुष्क होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इस कारण वहाँ के पवनों का समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी जैसे तमिलनाडु में जो है शरतकालीन वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक, होती है। ठीक है, लेकिन ये जो है आगे हम वर्षा में बताएंगे। देखिए हाँ, भारत के उत्तरी भाग में कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की तरफ बढ़ती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवनें पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। इस मौसम में सामान्य रूप से आसमान साफ, तापमान एवं आर्द्रता कम तथा पवनें शिथिल और परिवर्तित होती रहती हैं। सर्दियों में उत्तरी मैदानों में पश्चिम व उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर व पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है एवं पश्चिमी पवनों के साथ देश में प्रवेश करती है। इसी कारण सर्दियों में मैदानों में वर्षा होती है। समझा गया। यानी सर्दियों में भी वर्षा होती है कि नहीं। यद्यप शीतकाल में वाष्प, जिसे स्थानीय रूप में महावट कहते हैं, कि कुल मात्रा कम होती है। इस प्रकार की वर्षा रबी फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे रबी की नहीं फसल, गेहूँ जो उसमें जो वर्षा होती है महत्वपूर्ण होती है। शीत ऋतु प्राय द्वीपीय भागों में स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में बदलाव नगण्य है। समझा गया। अब आगे है हमारा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देखिए, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होती है। समझा गया। गर्मी जो होती है मार्च से मई तक। विभिन्न अंशांशों पर मार्च में से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर ताप पट्टी के स्थानांतर के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। दक्कन के पठार का उच्च तापमान मार्च में लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अप्रैल में जो होता है मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान जो होता है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। इतनी गर्मी पड़ जाती है कि नहीं मार्च अप्रैल मई में। और मई में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान जो होता है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भाई बहुत टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक,
प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम होने का कारण समुद्री प्रभाव है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि होती है। सुना रहा है कि नहीं आता है। और ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है जैसे लू, क्या भाई, लू, ठीक। यानी उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में जो होता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवा हो उसको हम लू कहते हैं। जो शुष्क और गर्म हवा होती है उसको क्या कहते हैं भाई, लू कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो ये शुष्क और धूल भरी गर्म पवनें हैं जो दिन में भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। इन पवनों का सीधा प्रवाह घातक भी हो सकता है भाई, लू लग जाती है तो बीमारियां भी बहुत हो जाती है, ठीक है। देश के उत्तर में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं, ठीक, आती हैं कि नहीं आती भाई, समझे कि नहीं। और मई के अंत में उत्तर पश्चिमी थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के पटना एवं छोटा नागपुर पठार तक एकदम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वायु का पसीना इस गति के चारों ओर प्रारंभ होता है, ठीक, समझा कि नहीं। और ये जो होता है, ये जो धूल भरी आंधियाँ आती हैं ये तापमान को कम कर देती हैं भाई धूल भरी आंधियाँ टेम्परेचर कम करती है कि नहीं। और साथ ही ठंडी समीर या हल्की वर्षा भी लाती हैं, तो थोड़ी ठंडी भी गर्मी कम लगती है। इस मौसम में कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है, कभी कभी हिमवृष्टि भी हो जाता है यानी ओला भी गिरता है, ठीक है। बैसाख के महीने में होने के कारण इसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक। बैसाख के महीने को होने के कारण इसको काल बैसाखी कहते हैं। ग्रीष्मकाल के अंत में केरल व कर्नाटक में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आम्र वर्षा। मतलब ये जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र वाली जो हवाएं चलने लगती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा भी होती है ना, कभी कभी ओला भी होता है, ठीक। तो बंगाल में जो इसको है इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म एवं काफ़ी वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काफ़ी वर्षा, ठीक। और जो काफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है इसलिए इसको काफ़ी वर्षा कहते हैं। और आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत यानी केरल में इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो है इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। और इस पर जो क्वेश्चन है वो आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। तो लिखिए क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो है, ठीक, उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है लू किसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लू किसे कहते हैं, ठीक, समझे। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको करना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको लिखना है। और ये क्वेश्चन लिख के ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।